चलिए, गुड आफ्टरनून ऑफ यू। आवाज आ रही है सबको क्लियर? देखिए, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने इसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बेसिक बताया था, ठीक है। और आज अपन उसी का थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और देन आफ्टर दैट जो आपका फोर्थ यूनिट का मशीन का जो पार्ट बचा हुआ है उसको अपन लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को जो इसके टाइप्स बताए थे एनालॉग के, मतलब मेनली इसका स्टार्टिंग जो है वो सेमीकंडक्टर से अपन स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रॉम दैट सेमीकंडक्टर इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये दो चीजें हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से वी ऑल्सो रीड, क्योंकि अपने पास अब टाइम कम है तो इसलिए इस पीडीएफ डॉक्यूमेंट में जहां जहां जिस को प्रॉब्लम आए वो मेरे से पूछ लेना, मैं यहाँ आपको फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। एंड सिमिलरली फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दैट इज फॉर द डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। और उसी में आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये दोनों ही आपके वैल्यू इसमें आती हैं, ठीक है ना। देन आफ्टर दैट इसके बाद इसमें जो आएगी वैल्यू आएगी आपकी पीएन जंक्शन डायोड। इसके बारे में भी आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। और इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो पीएन जंक्शन डायोड में जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज बायसिंग ऑफ अ डायोड, ठीक है ना। तो बायसिंग ऑफ अ डायोड को अपन देखते हैं कि किस तरीके से अपन किसी भी डायोड का इसमें बायसिंग करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के जो कॉम्बिनेशन है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को वी विल से द बाइजिंग ऑफ द डायोड। और उसी के बाद आपका जो वैल्यू आएगी उसमें उसकी करंट की वैल्यू और इसकी रिवर्स बायसिंग, ठीक है। ऐसे अपन ने एवलांचे और जीनर इफेक्ट इन दोनों के बारे में देखा था। एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका इस जगह में जहाँ पे अपन ब्रेकडाउन वोल्टेज को इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये डायोड की रिवर्स कंडीशन में ही डिपेंड करता है कि आप कौन सा का डायोड अपन यूज कर रहे हैं, अपन एवलांचे यूज कर रहे हैं या फिर जीनर डायोड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वैल्यू इसमें आती है। देन आफ्टर डेट वैल्यू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये भी अपन ने देखा था। आइडियल डायोड मतलब जिसमें कोई भी आपका, जिसको जैसे अपन इट इज एक्ट लाइक अ स्विच, ठीक है, जो कि सिर्फ फॉरवर्ड बाइस में कंडक्ट करेगा और रिवर्स बाइस में आपका कंडक्ट नहीं करेगा, उसको अपन आइडियल डायोड की तरह बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी जो इसकी करंट की जो वेव फॉर्म जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग है। अब जो है अपनी क्लास आज की दैट इज थोड़ा सा बीजेटी के बारे में आपको बढ़ाना था। तो बीजेटी के बारे में सर में चलिए, तो इसमें बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि अपन ने ये दो डायग्राम देखे, ठीक है ना। अगर अपन इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन यहाँ पे फॉर दैट, तो इन दिस डायग्राम, तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में अपन अगर देख रहे हैं बीजेटी के बारे में, तो इसमें यह आपको पता है कि अगर अपन यहाँ पे पीएनपी से बात कर रहे हैं तो पीएनपी का मतलब ये है कि यहाँ पे अपन एक पी और एक एन, फिर एक और पी, मतलब एक पीएन डायोड और एक एनपी डायोड, इस तरीके से इसको अपन कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब दो डायोड्स को अगर अपन सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको उससे आपको एक ट्रांजिस्टर मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे तीन फैक्टर्स हैं आपके, दैट इज वन इज एमीटर,
सेकेंड वन इज बेस एंड थर्ड वन इज कलेक्टर। तो इसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं अपन क्या करते हैं कि कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर एंड कॉमन बेस, ये तीन चीजें देखती हैं। सिमिलरली मान लीजिए या आपने पीएनपी ट्रांजिस्टर की वैल्यू इसमें बताई, ठीक है ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अपन कोई सा भी ट्रांजिस्टर अगर अपन दिखाते हैं और उसकी वैल्यू को इंडिकेट करते हैं, तो जो करंट का डायरेक्शन है उस करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपन ये पता लगा सकते हैं कि वो आपका एनपीएन है या पीएनपी है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अगर अपन कॉमन बेस कर रहे हैं, इट मींस दैट ये अपन ने यहाँ पे अपन ने बेस कर दिया है ना। सिमिलरली यहाँ आपने एमीटर कर लिया और यहाँ अपन ने कलेक्टर कर लिया। ये तो तीन चीजें आपकी आ रही हैं इसमें। अब इसी तरीके से अगर आपकी वैल्यू इसमें आ रही है फॉर दैट कंडीशन, इसमें जो अपनी वन सेकेंड, ओके। तो पीएनपी में मतलब क्या है कि इसी तरीके से अपन क्या करते हैं, मान लीजिए पी आपका यहाँ पे अपन इंडिकेट कर रहे हैं, है ना, एन अपन यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं और पी अगेन यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जहां पे आपका एन होगा वहां पे अपन इसका डायरेक्शन ऑफ करंट को इसमें इंडिकेट कर देंगे। सिमिलरली वी विल ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो दो तरीके के इसमें होते हैं, वन इज पीएनपी एंड सेकेंड वन इज एनपीएन। तो वही आपका मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे, और यही चीज आपकी इफेक्ट करती है इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो इनपुट में यहाँ क्या आ रहा है, आपका एमीटर बेस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, और आउटपुट में क्या आ रहा है, आपका कलेक्टर बेस आ रहा है। तो जो भी आपका एमीटर करंट होगा या बेस टू एमीटर वोल्टेज आएगा वो अपन इनपुट में देख लेंगे, और आउटपुट में जो भी आपका इसमें वैल्यू कनेक्टेड होगी वो चीज अपन अकॉर्डिंग टू डायग्राम उसको दिखा देंगे, ठीक है। तो ये तो था इसका बाइफर्केशन कि अपन कैसे किसी पीएनपी को और एनपीएन को इसमें इंडिकेट कर देते हैं। सिमिलरली यही चीज अपन ने इसके वर्किंग में भी दिखाई है, और द सेम थिंग विल ऑल्सो बी यूज फॉर द दिस और पीएनपी जैसे हमने बताया है। तो यहाँ पे देखिए ये एमीटर बेस कलेक्टर, अब इसमें क्या कर दिया, इसको कॉमन बेस कर दिया। तो इस डायग्राम को अपन ने पी मतलब एमीटर साइड ले लिया, बी मतलब एन साइड लिया हुआ है यहाँ पे, और सी मतलब यहाँ पे पी फिर से आ रहा है। तो पी एन पी ये हुआ है आपका कंडीशन। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे क्या देखते हैं, इसमें करंट की इक्वेशन आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी और वोल्टेज की इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन अपन देखते हैं। दिस इज फॉर पीएनपी। और सिमिलरली अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे अगर अपन एनपीएन को देख रहे हैं तो एनपीएन में आपकी जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है, तो जो करंट का डायरेक्शन है वो ये भी चीज दिखाता है कि आपका एन का डायरेक्शन, एन टर्मिनल कहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे एन टर्मिनल यहाँ पे क्या था, मिडिल वाली ब्रांच में था, मतलब आई बी के साइड था, ठीक है ना। इसलिए अपन ने करंट इसमें अपन ने आई बी की तरफ इसमें सेंड किया। सिमिलरली जब अपन इसको यहाँ पे देख रहे हैं कि एन आपका ई की तरफ है, तो अपन क्या कर रहे हैं, करंट को आई की तरफ इसमें इसका इनपुट इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी से आज जो आपका जो एमिटर करंट की जो है उसकी बेस करंट और कलेक्टर करंट की वैल्यू है वो अपनी मिलती है इसमें फॉर पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसी से आपका कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर, ये तीन आपके इसमें कंडीशन आपकी बन जाती है, ठीक है। तो इन्हीं तीनों का डायग्राम और क्लासिफिकेशन इसमें आपका असाइनमेंट भी मूडल पे अपलोड है। तो तीनों का डायग्राम और उसका सर्किट डायग्राम और वेव फॉर्म ये बना के, और उसकी जो फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है, सर्किट डायग्राम से मतलब ये है जो भी आपने इसमें कनेक्शन कर रहे हैं वो, और कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब ये है इसकी वैल्यू किस में आ रही है आपकी, फॉर दैट वैल्यू ऑफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों वैल्यू इसमें आ जाएंगी, ठीक है ना। अब इसके बाद ये तो हो गया आपका 5th यूनिट में। अब अपना जो बचा था 4th यूनिट में, जैसे अपन लोगों ने स्टार्ट किया था रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, तो मैंने आप लोगों को डीसी मशीन्स के बारे में बताया था,
ठीक है, आप लोगों ने इसमें लैब में भी देखा था इसके बारे में। सिमिलरली इसका कंस्ट्रक्शन भी देखा था कि आपका इसमें दो तरीके की वाइंडिंग होगी, वन इज स्टेटर वाइंडिंग, है ना, एंड द सेकेंड वन इज द रोटर वाइंडिंग। स्टेटर और रोटर दो तरीके की वाइंडिंग इसमें याद होगी। स्टेटर में यहाँ पे क्या कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे इन स्टेटर द आर्मेचर कोर इज कनेक्टेड, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक मिनट में इसको एडजस्ट कर दूं, फिर आप देख लेना। इन द वैल्यू ऑफ इन द स्टेटर, यहाँ पे आपका आर्मेचर कोर स्टेटर में दिख रहा है। सिमिलरली अगर अपन रोटर की स्टेटर में बात कर रहे हैं कि स्टेटर में आपकी क्या है, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग, मतलब NS पोल की वाइंडिंग अपन ने यूज करी हुई है। ये NS ये आपका कहाँ है, स्टेटर में है। और रोटर में अपन ने यहाँ पे क्या कनेक्ट किया हुआ है, रोटर में आपकी क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्ट की हुई है। ठीक है ना। सिमिलरली इसका जनरेटर एक्शन और मोटर एक्शन, ये दोनों आपके एक्शन आ रहे हैं। जनरेटर एक्शन में क्या है, EMF इज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इफ इट मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जनरेटर में वी विल जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट विल जनरेट। एंड फॉर मोटर एक्शन, इसमें क्या होगा, आप अपने शाफ्ट को रोटेट करेंगे। शाफ्ट को रोटेट करने से मतलब ये है कि वी विल कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ मोटर हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है और मोटरिंग एक्शन करना है, मतलब शाफ्ट को रोटेट करना है। इट मीन्स आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है इसमें। ठीक है, तो डीसी मशीन जो है वो दोनों तरीके से एक्ट हो सकती है। इसको अपन जनरेटर और मोटर दोनों से अपन देख सकते हैं। अब बात आती है इसके कनेक्शन की, तो दो टाइप के इसमें कनेक्शन होते हैं। नंबर वन इज द सीरीज कनेक्शन एंड द सेकेंड वन इज सेपरेट सॉरी। इसमें क्या है, अगर कोई भी मशीन है तो उसमें एक्साइटेशन की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है इन डायग्राम ए, दिस इज अ सेल्फ एक्साइटेड मोटर। इट मींस दैट कि यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों एक ही साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर अपन सेपरेटली एक्साइटेड की बात करें, इट मींस दैट कि इसमें सेपरेटली एक्साइटेड में यह आपकी आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्टेड है और ये यहाँ पे आपकी फील्ड वाइंडिंग यहाँ कनेक्टेड करी हुई। ठीक है ना। तो इसी तरीके से इसकी जो EMF इक्वेशन होती है फॉर दैट डेरिवेशन, अगर अपन बात करें कितने नंबर ऑफ फ्लक्स कितने पोल्स को कट कर रहे हैं तो वो आपका 5P हो जाता है। सिमिलरली कितने नंबर ऑफ रोटेशंस आ रहे हैं आपके उसमें तो 5NP हो जाता है। और अगर अब बात कर रहे हैं अपन की कितने सेकंड में आपका वो फ्लक्स जो हो रहा है वो कट हो रहा है तो वो आ रहा है आपका 5NP/60। अब अपना होता क्या है कि जब भी अपन ये चीज वैल्यू निकालते हैं तो अपन ये देखते हैं कि अपने उसमें नंबर ऑफ कंडक्टर कितने यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, कंडक्टर से मतलब ये है कि अपन उसमें कितनी कॉइल यूज कर रहे हैं। तो जो आपकी EMF इंड्यूस होगा, दैट इज इक्वल टू 5ZNP/60A। तो इस तरीके से अपन डीसी मशीन का जो EMF इंड्यूस करते हैं, फॉर दैट EMF इंड्यूस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर गेटिंग द वैल्यू इन द आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है ना। तो और अब क्या है, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन इन अ वायर मूविंग इन अ फील्ड। मतलब अपन ने देखा था जब अपन ने मैग्नेटिक सर्किट पढ़ा था, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो इट प्लेसेस अ टॉर्क, मतलब टॉर्क हो जाएगा या फिर इसमें फोर्स मिल जाएगा। वही चीज अपना यहाँ पे दिख रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे ये M जो है आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे आर्मेचर की तरह काम कर रहा है। सिमिलरली परमानेंट मैग्नेट जो है वो आपका एक किस तरीके से हो रहा है, आपका एक परमानेंट मैग्नेट में क्या किया हुआ है अपन ने, यहाँ पे N और S पोल है, मतलब ये फील्ड वाइंडिंग की तरह ऐड कर रहा है। इट मींस दैट कि यही प्रिंसिपल आपका डीसी मशीन में भी काम आता है। समझ आया। अपन ने मैग्नेटिक सर्किट में यही पढ़ा था ना कि अगर अपन को उसका प्रिंसिपल देखना है, मतलब फोर्स निकालना है, तो उसमें क्या करते हैं, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट प्लेसेस अ टॉर्क। टॉर्क बोल दो या फिर उसमें फोर्स बोल दो, वो चीज आपकी आ जाती है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अपन ने ये लगा लिया है। नेक्स्ट में अपन ने इसको एक कंडक्टर से भी इंडिकेट कर सकते हैं और यहाँ अपन ने इसको एक वायर लूप से भी इसको इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है ना। अब
क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो तो ये तो हो गया आपका मशीन का, मोटर का प्रिंसिपल। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो डू इट फॉर द डीसी जनरेटर, ठीक है ना। जनरेटर में मैं आपको बता दूं कि अपन ने क्या किया हुआ, यहाँ पे एक आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्ट की हुई है, ये आपका शाफ्ट है, शाफ्ट से अपन ने क्या किया हुआ है, एक अपन ने एक्सटर्नल सप्लाई ली हुई है, ठीक है ना। मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर अपन इस को रोटेट कर रहे हैं, मतलब मूव कर रहे हैं, इट मीन्स दैट अपन एक मैकेनिकल एनर्जी जनरेट दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर दिस डीसी जनरेटर आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे भी कम्यूटेटर का काम क्या रहेगा, वो करंट को कलेक्ट करेगा, सॉरी करंट को कन्वर्ट करेगा फ्रॉम एसी टू डीसी, और ब्रशेस का काम क्या रहेगा, ये आपका क्या करेगा, कलेक्शन ऑफ करंट, करंट को कलेक्ट करेगा, ठीक है ना। अब क्या आता है कि अपन लोग कम्यूटेटर का काम क्यों कर रहे हैं, कम्यूटेटर का यूज ऐसा क्यों हो रहा है भाई, कम्यूटेटर का यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि होता क्या है कि जब भी अपन आर्मेचर वाइंडिंग का यूज करते हैं, तो फॉर एवरी सेकेंड और फॉर एवरी वेवफॉर्म आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होता है, आपको एक साइनसॉइडल चीज मिलती है, मतलब उसमें करंटली वो चीज मिलती जाती है प्रॉपर वेवफॉर्म में। इसीलिए अपन क्या करते हैं यहाँ पे, ये आपका कम्यूटेशन पॉइंट्स इसको इंडिकेट कर देते हैं। तो वो कम्यूटेशन पॉइंट क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि यहाँ पे जो भी आपका एसी मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो आपको डीसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। तो जिस तरीके से अपन ने ट्रांसफार्मर, क्योंकि जितनी भी आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, चाहे वो स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन हो या फिर रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन हो, दोनों के दोनों में ही आपके लॉसेस प्रेजेंट रहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं जनरेटर की बात कर रहा हूं, तो फॉर जनरेटर इसमें क्या है, आपका रोटर कॉपर लॉस, रोटर कोर लॉस और फील्ड कॉपर लॉस, यह आपका है। क्योंकि आपकी वाइंडिंग यूज हो रही है, कोर मटेरियल भी यूज हो रहा है, तो आपका कॉपर लॉस जो रहेगा वो रोटर से मतलब ये है आर्मेचर वाइंडिंग में जो अपन ने वायर यूज करी है वो, और फील्ड कॉपर लॉस से मतलब ये है कि स्टेटर में जो अपन ने फील्ड वाइंडिंग यूज की हुई है, उससे जो लॉस आ रहा है वो आपकी फील्ड कॉपर लॉस की वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका ब्रश लॉस, फ्रिक्शन, विंडेज, ये अलग अलग आते हैं। और ये डायग्राम वही इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अपन एक किसको, इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स, और जो भी आपका यहाँ पे जैसे अपन एक है फोर्स F इज इक्वल टू BIL sin थीटा, ठीक है ना। तो B हो गया आपका जितना भी आपका मैग्नेटिक फील्ड इसमें मिल रहा है, I डायरेक्शन ऑफ इसमें जो भी आपका करंट इसमें अवेलेबल है, L कितना लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और थीटा कितना इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो रहा है F और B का, उससे अपन इसको इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। ये डायग्राम है आपका सिंपल डीसी मोटर का। अब जो आपका बाइफरकेशन आता है डीसी मशीन का, वो मैं आपको बता दूं कि 3 तरीके से अपन बाइफरकेट करते हैं इसको। सबसे पहले क्या किया अपन ने, एक बीटी का मतलब ये है आपका टर्मिनल वोल्टेज दे दिया आपने, डीसी सप्लाई वोल्टेज दे दिया। उसके बाद अपन इसमें क्या कर रहे हैं, अपन इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है और आर्मेचर वाइंडिंग है, इन दोनों को अपने क्या किया, यहाँ पे पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है। पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब जो करंट जो होगा वो फील्ड वाइंडिंग में IF, आर्मेचर वाइंडिंग में IA, अलग अलग डिफरेंट करंट आपका इसमें फ्लो होगा, और डिपेंड अपॉन द लोड और डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन, कौन सी मशीन अपन कहाँ पे यूज करते हैं वो उसके एप्लीकेशन में डिपेंड करता है, मतलब उसके स्पीड पे और उसके नेचर पे, टॉर्क के और स्पीड के नेचर पे डिपेंड करता है कि अपन इसमें किस टाइम पे कौन सी मोटर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डीसी शंट मोटर ये हो गई। सिमिलरली, ठीक है, शंट का मतलब क्या है कि शंट मींस है पैरेलली कनेक्टेड। पैरेलली कनेक्टेड में भी क्या, आपकी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों। सिमिलरली जब अपन सीरीज डीसी मोटर की बात करते हैं, तो फॉर द सीरीज डीसी मोटर जो आपका VT वोल्टेज है, मतलब टर्मिनल डीसी वोल्टेज है, यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है कि आपकी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग ये दोनों ही आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट हो रही है, ठीक है ना। सीरीज में कनेक्ट हो रही है मतलब फील्ड वाइंडिंग आपने लगा लिया है और आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्ट कर दी है, इट मींस दैट दोनों की वैल्यू अपनी यहाँ पे इसमें इंडिकेट कर रहे हैं। अब
इसी तरीके से आपका थर्ड जो है वो कंपाउंड डीसी मशीन है। इसमें क्या हो रहा है कि कंपाउंड डीसी मशीन में आपने जो शंट कनेक्टेड है और सीरीज कनेक्टेड है वो दोनों ही आपने ले लिए। मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आरएफ का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस अक्रॉस फील्ड वाइंडिंग, जब इसको अपन ने पहले में कनेक्ट किया हुआ है। आर एस क्या है, रेजिस्टेंस अक्रॉस द सीरीज वाइंडिंग, जो अपन ने इसमें आपको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। और यही आर एफ और आर एस एस को यहाँ, आर एस को यहाँ पे दिखा दिया है। इसका मतलब ये है कि कंपाउंड डीसी मोटर में अपन लोगों ने क्या किया, पैरेलल वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग, मतलब शंट मोटर और सीरीज मोटर, इन दोनों का यहाँ पे कंबाइंड ऑपरेशन कर दिया है। ऑपरेशन का मतलब कंबाइंड कनेक्शन कर दिया है। किसी को डाउट है बेटा इसमें? इसमें डीसी मशीन का जो अपना ये क्या है, क्लासिफिकेशन है। मतलब इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर रहे हैं अपन, वी कैन क्लासिफाइड इनटू शंट मोटर, सीरीज मोटर और कंपाउंड मोटर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। कोई डाउट है बेटा इसमें, इसके कनेक्शन डायग्राम में? ये आपका इस क्लासिफिकेशन ही है डीसी मशीन का। आगे बढ़े क्लास। आया ना तो बोलो यार। कैन वी मूव फॉरवर्ड? जो भी आपकी इसकी वैल्यू आ रही है समझ आई? ठीक है, मतलब शंट कनेक्टेड, सीरीज कनेक्टेड और कंपाउंड कनेक्टेड, ये तीन चीजें हो गए। इसी तरीके से ये आपका लिखा हुआ है, देयर आर 4 मेजरली टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है ना। वही आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि यही डायग्राम आपका इसमें दिखाया हुआ है कि एक तो हो रहा है आपका सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड मतलब क्या है, आपने फील्ड वाइंडिंग अलग कर दी है और आर्मेचर वाइंडिंग अलग कर दी। एक क्या है आपका इसमें शंट जनरेटर। शंट में मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके आर्मेचर वाइंडिंग को और फील्ड वाइंडिंग को, इन दोनों में आपने पहले कनेक्ट कर दिया हुआ है। सीरीज जनरेटर, इसका मतलब क्या है कि आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग, इन दोनों के अपन ने क्या किया है, इसमें सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। और सिमिलरली लास्ट में क्या है आपका कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड में क्या हो रहा है आपका आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, ये आपने शंट में भी कनेक्ट कराया हुआ है और आपने उसको सीरीज में भी कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। मतलब 2 वाइंडिंग उसमें अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यही बेसिकली मेन जो था डीसी में, ये 4 टाइप के इसमें पैरामीटर्स थे। और जो ईएमएफ इक्वेशन थी आपकी, E इज इक्वल टू 5ZNP/60A, दिस इज द ईएमएफ इक्वेशन व्हेन वी यूज द डीसी मशीन, ठीक है ना। डीसी में कोई डाउट अब? ठीक है, अब इसी के बाद क्या आता है आपका, इसमें एक और जो जो 2 मोटर्स हैं वो आपकी सिंक्रोनस और इंडक्शन है। मैं उसका भी आपको बेसिक मशीन फंडामेंटल बता देता हूँ। देखिए नंबर 1 है आपकी एक, अब जैसे अगर अपन अल्टरनेटिंग करंट की बात करें जो आपकी नॉर्मल यूज होती है, तो इसमें 2 टाइप की मशीन है। नंबर 1 इज इंडक्शन मशीन एंड सेकेंड वन इज सिंक्रोनस मशीन, ठीक है ना। मेरा थोड़ी सी आज लास्ट क्लास है तो इसलिए थोड़ा सा ये मशीन का पोर्शन जो अपना एक का तो टॉपिक बचा हुआ है, इसको थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंडक्शन मशीन में अपन क्या कर रहे हैं कि जैसे कि अपन ने क्या देखा था, ट्रांसफार्मर पढ़ा था। ट्रांसफार्मर में क्या किया था अपन ने, वहां अपन ने प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में, प्राइमरी में अपन ने सप्लाई दी थी और जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था वो आपके सेकेंडरी वाइंडिंग में हुआ था, ठीक है। फिर अपन ने लोड में कनेक्ट कर दिया था। वैसा ही सेम प्रिंसिपल, वैसा ही सेम मैग्नेटिक फील्ड का प्रिंसिपल अपन कहाँ पे यूज करेंगे, वी विल यूज इन द इंडक्शन मशीन। तो इंडक्शन मशीन में क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मोटर्स एंड जनरेटर हुज मैग्नेटिक फील्ड इज सप्लाइड बाय मैग्नेटिक इंडक्शन ट्रांसफॉर्मर एक्शन, ठीक है ना। तो इसमें भी आपका फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज हो रहा है। तो अगर अपन इंडक्शन मशीन की बात करते हैं तो आपको इंडक्शन मशीन के प्रिंसिपल को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर वहां अपन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग यूज कर रहे हैं तो यहाँ इंडक्शन में वही उसी से अपन
अपन स्टेटर यूज कर रहे हैं, और जैसा अपन ट्रांसफार्मर में क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग यूज कर रहे हैं, वैसे ही इंडक्शन मशीन में आपका रोटर यूज हो रहा है। ठीक है ना, ये है आपका इंडक्शन मशीन में। इसी के बाद नेक्स्ट जो है सिंक्रोनस मशीन। अब सिंक्रोनस मशीन में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। सिंक्रोनस मशीन में आपका मैग्नेटिक फील्ड किसी भी इंडक्शन ट्रांसफार्मर रिएक्शन से नहीं आएगा। सिंक्रोनस मशीन में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आपको एक सेपरेटली डीसी पावर सप्लाई लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, समझ आया। इसका मतलब ये है कि सिंक्रोनस मशीन में दो सप्लाई की अपन जरूरत पड़ेगी, उसमें अपन एसी और डीसी दोनों का ही यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मोटर्स एंड जनरेटर हुज मैग्नेटिक फील्ड इज सप्लाइड बाय अ सेपरेट डीसी पावर सप्लाई। ठीक है, इस तरीके से इसका है। अब अगर अपन इंडक्शन मशीन की या सिंक्रोनस मशीन की बात कर रहे हैं तो हमेशा ही जो ये मशीन होगी वो अपन यूज करेंगे, we will always use in the थ्री फेज वाइंडिंग। जैसे कि अपन ने सिंगल फेज वाइंडिंग देखा था, उसमें अपन ने आर और एन ले लिया था। ठीक है ना, सिमिलरली जो अपन थ्री फेज वाइंडिंग देखेंगे तो उसमें क्या करेंगे, अपन आर वाई बी, ये तीन अपन इसमें मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे, मतलब तीन डायरेक्शन ले लेंगे, और एक पूरा का पूरा एक सर्कल लेंगे। सर्कल लेंगे मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि अपना अगर अपन कोई भी एक यूनिट सर्कल लेते हैं, कोई भी सर्कल लेते हैं, इसका मतलब ये है कि उसका पूरा सर्कल का जो रोटेशन है वो सर्कल का रोटेशन आपका 360 डिग्री का हो जाएगा। इट मींस दैट जब अपन ए बी सी, अगर अपन ए बी सी बोल लो या आर वाई बी, वो भी बोल सकते हैं अपन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर ए बी सी आपकी कंपोनेंट प्रेजेंट है तो तीन कंपोनेंट इसमें आ रहे हैं, दैट इज 360 डिवाइड बाय 3। तो उसका मतलब ये है कि वो क्या आ रही है, आपकी 120 डिग्री की वैल्यू आपको मिल रही है उसमें। ठीक है ना, तो उसी 120 डिग्री की वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, फॉर दैट 120 डिग्री वैल्यू, इसमें क्या कर रहे हैं अपन, इस चीज में अपन इसको जो कर रहे हैं वो अपन ये चीज बता रहे हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है, चाहे वो ए डैश हो, बी बी डैश हो, सी डैश हो, ये जो आपके तीन कंपोनेंट हैं ये आपका इसका स्टेटर को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है ना, स्टेटर को इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग। डीसी मशीन में क्या था, डीसी मशीन में स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग थी, रोटर में आर्मेचर वाइंडिंग थी। इसी तरीके से यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, जब अपन को एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करनी है, प्रोड्यूस करनी है, तो यहाँ पे अपन एसी सप्लाई जो कर रहे हैं फॉर दैट स्टेटर, यहाँ पे अपन इसको एज अ आर्मेचर वाइंडिंग यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ए डैश का मतलब ये है और क्रॉस और डॉट का मतलब ये है कि करंट का जो वो है आपका फ्लो है वो ए से निकल रहा है और ए डैश तक जा रहा है। मतलब एक वायर है ना, एक मेरे को वायर को कंप्लीट पूरा सर्कल देना है। ठीक है ना, इट मींस दैट इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंडिंग पॉइंट ए डैश है। सिमिलरली बी से बी डैश, सी से सी डैश, ये अपन को तीन मिल रहे हैं। इसी से क्या हो रहा है, इसी से इसका मतलब ये है कि इसमें जो आपका ये बी ए डैश और बी 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 डैश, बी सी सी डैश, यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड में विद द हेल्प ऑफ 360 डिग्री जो अपन उसको डिवाइड कर रहे हैं 3 से, इन तीनों में आपका 120 डिग्री का आपका क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। मतलब ए और बी के बीच 120 डिग्री का, बी और सी के बीच 120 डिग्री का, सिमिलरली सी और ए के बीच फिर से ये भी आपका 120 डिग्री का, और जो भी आपका 120 डिग्री का इसमें आपका एंगल आ रहा है उसको अपन इनकी तीन जो आपकी ये आती हैं इक्वेशंस आ रही हैं उसमें इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे सिमिलरली सबसे पहले मैं बी ए डैश को अगर बताऊं तो बी डैश मेरा क्या है, अभी यहाँ पे रेफरेंस में है। ठीक है ना, रेफरेंस में है मतलब यहाँ पे एंगल का जो रेफरेंस है, एंगुलर डिफरेंस जो ओमेगा टी का आएगा वो 0 रहेगा। इसीलिए यहाँ पे बी ए डैश क्या लिख दिया मैंने, बी एम साइन ओमेगा टी, और इसमें कोई भी अभी आपका एंगल नहीं है। ठीक है ना, या तो आप इसको एंगल से रिप्रेजेंट कर दो या पे आप डिफरेंस ऑफ एंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, सिमिलरली जब अपन बी बी डैश में जा रहे हैं तो ए और बी के बीच के जो क्योंकि आपका क्या पूरा एक यूनिट सर्कल है,
3 फेज अपन यूज कर रहे हैं, तो 3 फेज यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अपन 360 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, ठीक है, 360 को 3 से डिवाइड किया। इसका मतलब क्या है कि जो दो आपके वो आ रहे हैं, एबीसी आ रहे हैं, उसमें आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका 120 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। ए से बी के बीच 120 डिग्री, बी से सी के बीच और सी से ए के बीच। सिमिलरली यहाँ पे बी बी डैश में जो अपन गए हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस, यहाँ पे मान लो अपन ने बी एम जो अपन ने मान लिया एक मेन फील्ड मान लिया, रिजल्टेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड इसमें जब आएगा वो बाद में आएगा। जो बी एम अपन मांग रहे हैं यहाँ पे, दैट इज जो भी बी एम की वैल्यू है, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो आपका यहाँ पे आ रहा है, इसमें जो अपन निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो अपन इसमें निकाल रहे हैं, वो यहाँ पे बी बी डैश में क्या हो रही है, बी और ए के रेफरेंस के कंपैरिजन में यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है आपका, -120 का आ रहा है। इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू अपन लिखी है, द वैल्यू ऑफ बी बी डैश इज इक्वल टू बी एम साइन ऑफ ओमेगा टी -120। सिमिलरली जब अपन सी में जाएंगे तो सी में भी वही चीज आती है। सी में क्या आ रहा है आपका, सी में जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो रही है, बीसीसी इक्वल टू बी एम साइन ऑफ ओमेगा टी -240, ठीक है ना। ये वैल्यू इसमें आ गई है आपकी, है ना। इसी तरीके से आपने इसमें जो आपका, जैसे अपन ने मैग्नेटिक फील्ड आ गया, वैसे ही इसमें क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ एनसी, जो भी आपके इसमें नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हो, या फाई आपका फ्लक्स, और ओमेगा जब अपन उसको डिफरेंस करेंगे, जो भी आपकी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे क्या आ रही है, एनसी फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी फॉर सिंगल, ठीक है ना। ये अपन उसको ट्रांसफॉर्मर में भी अपन ये चीज देखी थी। सिमिलरली जब अपन बी और सी अदर दो फेसेस के लिए चलेंगे इसको, तो बी के लिए क्या एक वैल्यू आ जाएगी, एनसी फाई एम साइन ओमेगा टी -120, और सी के लिए भी क्या आ जाएगा यहाँ पे, एनसी फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी -240। तो 3 वैल्यू इसमें आपकी यहाँ पे आ रही है, दैट इज फॉर ई ए ए, ई बी बी और ई सी सी। ये 3 वैल्यूज यहाँ पे आपकी हो गई है, ठीक है ना। अगर अपन सिमिलरली इसका, ये तो प्रिंसिपल हो गया। अब ये जो प्रिंसिपल है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का, ये प्रिंसिपल सिंक्रोनस मशीन के लिए और इंडक्शन मशीन के शेडर के लिए, दोनों के लिए ही आपका इंप्लीमेंट होगा। ये अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को 3 फेज वाइंडिंग में इसको यूज करने हैं। 3 फेज सप्लाई अपन ने दी है, 3 फेज सप्लाई दी है, तो ईएमएफ इंड्यूस भी आपका 3 फेज के फॉर्म में होगा। इसलिए आपका जो वैल्यू आ रही है ये इस तरीके से आ रही है, ठीक है ना। अब अगर अपन सिंपल इंडक्शन मशीन की बात करें, तो इंडक्शन मशीन के कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो एक तो होता है आपका स्टेशनरी स्टेटर, जो आपका यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे अपन ने जो अभी अपन ने 3 वाइंडिंग दिखाई थी, वही वाइंडिंग कॉम्बिनेशन आपका इस स्टेटर के अंदर अपन ने यहाँ पे दिखाया हुआ है। सिमिलरली अगर अपन रोटर की बात करें, तो इंडक्शन मशीन में हमेशा 2 टाइप की रोटर होती है। नंबर 1 इज वाउंड रोटर एंड द सेकेंड वन इज, इसमें क्या हो रहा है आपकी, इंडक्शन मोटर, ठीक है ना, सॉरी इंडक्शन मोटर, स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर। इट मीन्स दैट कि जब अपन को इनपुट में भी, मतलब रोटर में भी 3 फेज सप्लाई चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे अपन वाउंड रोटर यूज करेंगे। और जब अपन क्या कर रहे हैं, अपने रोटर को शॉर्ट करते हैं, स्क्विरल गेज मतलब क्या है, एक जाल टाइप का होता है, उसको अपन स्क्विरल गेज का इंडक्शन, स्क्विरल गेज रोटर के साइड को बोलते हैं, जैसे कि अपन इसका डायग्राम भी है अभी आपका। ये तो वही हो गया आपका जो अपन ने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें जो भी आपका एनएस का मतलब ये है कि जो भी आपकी इसमें सिंक्रोनस स्पीड आती है फॉर एनी टाइप ऑफ डीसी मशीन, फॉर एनी एसी मशीन, वो क्या आती है, 120 F/P। 120 F/P से मतलब ये है कि यहाँ पे बिकॉज 120 डिग्री का आपका डिफरेंस आ रहा है, तो वो अपन ने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। एफ ई क्या है आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और पी क्या है आपके नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है ना। तो जब कभी भी स्पीड की बात होगी किसमें, एसी मशीन में, तो वी विल ऑलवेज यूज द फॉर्मूला ऑफ 120 F/P। इसको यूज करेंगे अपन,
सिमिलरली इसमें एक और टर्म रहता है कि यहाँ पे एक स्लिप फॉर्म रहता है। तो स्लिप का मतलब ये है कि कितनी आपकी स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड आपकी प्रेजेंट है और कितनी स्पीड आपको आउटपुट में मतलब शाफ्ट में मिल रही है। जैसे होता क्या है, मैंने यहाँ से अपनी मोटर घुमाई, ठीक है ना, अब इनपुट में क्या स्पीड आ रही है और आउटपुट में क्या स्पीड आ रही है। होता क्या है, कभी कभी लॉसेस की वजह से या लोड बढ़ जाता है या सप्लाई कम हो जाती है, उससे कभी कभी थोड़ा सा स्पीड में डिफरेंस आ जाता है। तो उस डिफरेंस ऑफ स्पीड को अपन स्लिप से इंडिकेट करते हैं। तो द वैल्यू ऑफ स्लिप स्पीड इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड माइनस मैकेनिकल शाफ्ट स्पीड ऑफ द मोटर। मतलब शाफ्ट में या रोटर में जो आपकी लगी हुई है उसकी स्पीड से इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये क्या दिखाया जा रहा है कि कैसे अपन किसी भी एक इंडक्शन मोटर को और ट्रांसफार्मर को, जैसे मैंने आपको बताया था, उसको अपन दोनों को ही अपन कैसे वेरी करते, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं और कैसे दोनों को अपन देखते हैं। तो ये चीज आपके दिख रही है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज अप्लाइड टू प्राइमरी वाइंडिंग एंड प्रोड्यूस एंड इंड्यूस वोल्टेज इन सेकेंडरी वाइंडिंग। ये ट्रांसफार्मर में अपन लोगों ने अच्छी तरीके से देखा था। सिमिलरली इसमें क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पे इंडक्शन मोटर में क्या हो रहा है, इंडक्शन मोटर में क्या कर रहे हैं अपन, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं स्टेटर वाइंडिंग में और प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, इसको जो इंड्यूस वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपन रोटर वाइंडिंग में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। समझ आ, दोनों का प्रिंसिपल आपका सेम है, ये लिखा भी हुआ है, बोथ इंडक्शन मोटर एंड ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंड्यूस वोल्टेज। इंड्यूस वोल्टेज होगा तभी आपका ये इस तरीके से काम करेगा। इसीलिए जैसे अपन ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं वैसा ही आपका इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल होगा। बस डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस ये हो जाएगा कि यहाँ पे क्योंकि इंडक्शन मोटर है, इट मींस दैट कि यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग जो है मतलब रोटर जो है वो मूव होगा, रोटेटिंग होगा, और वहां ट्रांसफार्मर में वो दोनों ही आपके स्टेशनरी डिवाइस थे, ठीक है ना। ये दोनों ही आपकी चीज आ जाएंगी इसमें। सिमिलरली ये फ्रीक्वेंसी आपकी आ रही है, जो अपन ने सिंक्रोनस स्पीड लिखा थी एन को 120 एफ ओवर पी, उससे अपन ने स्पीड निकाल दी है। अब ये एन क्या है, आपकी स्लिप स्पीड है। स्लिप स्पीड आपकी जो है वो आपकी सिंक्रोनस स्पीड जो भी आपकी वो है माइनस शाफ्ट स्पीड, उससे हम माइनस कर रहे हैं, तो ये आपकी टोटल स्पीड निकल के आ रही है इसमें। अब एक चीज इसमें, जब भी कभी अपन एसी मशीन की बात कर रहे हैं या अपने घर पे भी मशीन लगी होती है, तो अपन हमेशा ये चीज देखते हैं कि जो भी आपकी यूनिट होती है वॉट्स में तो होती है, उसके साथ साथ उसको अपन एक हॉर्स पावर्स में भी इंडिकेट कर रहे हैं कि 1 हॉर्स पावर की मोटर है या 2 हॉर्स पावर की मोटर है या हाफ हॉर्स पावर की मोटर है, इस तरीके से को इंडिकेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब भी अपन हॉर्स पावर की बात कर रहे हैं, इट मींस दैट कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू द 746 ऑफ वॉट्स। ये आपका फिक्स रिलेशन है। 1 हॉर्स पावर की रेटिंग जो होगी वो 746 वॉट्स के बराबर इसमें होगी, ठीक है ना। इसी तरीके से इसका एग्जांपल है, इसका इतना एग्जांपल न्यूमेरिकल्स इसके नहीं आते हैं, लेकिन तब भी आप लोग एक बार फॉर सेफर साइड जो आपका जो अभी अपन ने फॉर्मूले देखे थे मतलब सिंक्रोनस स्पीड का और स्लिप का, इसके आप एक फॉर्मूला देख लेना, ठीक है ना। अब जैसे अपन ने इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर का बनाया था ना, जैसे अपन ने यहाँ पे R1 JX1 IM RC XM R2 X2 ये जो अपन ने लाया था, वैसे ही अपन इक्विवेलेंट सर्किट इंडक्शन मोटर का भी कर सकते हैं। अब जिस तरीके से आपका ट्रांसफार्मर में लॉसेस प्रेजेंट थे, कॉपर लॉस और आयरन लॉस या कोर लॉस, उसी तरीके से पावर लॉस आपके इंडक्शन मशीन में भी यूज होंगे। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपका जो आपका कॉपर लॉस हो रहा है, इसमें आपका स्टेटर वाइंडिंग में और रोटर वाइंडिंग में, क्योंकि क्या हो क्या रहा है कि कॉपर लॉस मेनली इट इज कम फ्रॉम द I²R लॉस टर्म। तो प्राइमरी वाइंडिंग में I1 करंट फ्लो हो रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में I2 करंट फ्लो हो रहा है। इट मींस दैट कि यहाँ पे इनपुट में जो आपकी करंट आ रही है और आउटपुट में करंट आ रही है, इन दोनों के जो वैल्यू है उससे आपके लॉसेस की वैल्यू आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे आपका कोर लॉस हो जाता है, ठीक है ना।
दिस इज द पावर फ्लो डायग्राम ऑफ इंडक्शन मशीन, मतलब कौन कौन से आपके इसमें लॉसेस प्रेजेंट हो सकते हैं। अपन कोई इनपुट पावर देते हैं मान लीजिए, और उसमें जब आपकी स्टेटर से या रोटर से जो आपकी, मान लीजिए यहाँ तक आपने स्टेटर का काम कर दिया, ठीक है, उसके अपन ने स्टेटर के बाद क्या आ गया, यहाँ पे एयर गैप आ गया, फिर आपका रोटर हो गया, फिर आपका जो आउटपुट में है वो आउटपुट पावर आ रहा है। तो ये पावर फ्लो इसमें दिखाया जा रहा है। ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी दिखाई जा रही है। मतलब क्या है कि आपको जब भी कभी ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी अपन इंडक्शन मोटर का या इंडक्शन मशीन यूज करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ स्टार्टिंग टॉर्क होना चाहिए, और जैसे जैसे आपकी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब उसकी वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये आपका इंडक्शन मोटर का आपका प्रिंसिपल था। सिमिलरली अब अपन सिंक्रोनस जनरेटर की बात कर रहे हैं। जो थर्ड जो है आपकी वो सिंक्रोनस मशीन है। इसमें क्या होता है कि सिंक्रोनस मशीन इट इज आल्सो बेस्ड अपॉन द फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि अपन जो एसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, मान लो आपको कोई से भी एसी जनरेट करना है, तो एसी जनरेट करने के लिए अपन लोग हमेशा क्या करते हैं, वी विल आल्सो ऑलवेज यूज द अल्टरनेटर यूज कर रहे हैं। तो सिंक्रोनस जनरेटर को ही अल्टरनेटर बोला जाता है। अब यहाँ पे अगर अपन सोर्स कौन कौन से यूज कर रहे हैं फॉर दैट टरबाइन, क्योंकि अपन होता क्या है कि सबसे पहले आपको एक काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। तो वी कैन यूज इट विद द हेल्प ऑफ टरबाइन। ठीक है ना। अब टरबाइन में अपन कौन सा यूज कर रहे हैं, अपन गैस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, या स्टीम से, कंबाइंड साइकिल से, न्यूक्लियर से, हाइड्रो से, विंड से, वेव से, फोटोवोल्टाइक से। ठीक है ना। मतलब डिपेंड करता है कि आप कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं या फिर नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब ये है कि मतलब नॉन रिन्यूएबल यूज कर रहे हैं, और नॉन कन्वेंशनल का मतलब ये है कि अपन कौन सा रिन्यूएबल सोर्स यूज कर रहे हैं। रिन्यूएबल से मतलब ये है कि यहाँ पे अपन हाइड्रो, विंड, वेव, फोटोवोल्टाइक, इन चीजों को अपन कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। तो सिंक्रोनस मशीन का जो ये आपका ये है, इसका भी आपका स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा आपका, बस इसमें डिफरेंस ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो ये रोटर होगा वो इस तरीके से हो जाएगा। इट इज स्टेटर में अपन यहाँ पे दिस इज अ स्टेटर पोर्शन जो अपन दिखा, रोटर पोर्शन है। स्टेटर जो आपका इंडक्शन मशीन का है वैसे सिंक्रोनस मशीन का होगा। बस यहाँ पे जो रोटर को आपको सप्लाई देनी होगी ना, वो रोटर में आपको एक एक्सटर्नल डीसी सप्लाई की प्रोड्यूस यूज होगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस इज अ 2 पोल सिलेंड्रिकल रोटर। मतलब यहाँ पे अपन 2 पोल यूज कर रहे हैं, जैसे आपको दिख रहा है, एक यहाँ पे लेफ्ट में, एक राइट में। सिमिलरली ये आपका 4 पोल है, N1 N2 S1 S2। ठीक है ना। ये अगर, और इसी में अपन ने अपनी जो तीनों वाइंडिंग है, वाइंडिंग मतलब ये है तीनों जो फेज है, R फेज, Y फेज, B फेज, ये तीनों फेज अपन ने इसमें इंडिकेट किए हुए हैं। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है, रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर, ये अपना इसमें देख रहे हैं। जो भी आपका आर्मेचर है और फील्ड एक्साइटेशन है, ये आपका इस तरीके से हो रहा है। अब अगर अपन सिंपल एक बात कर रहे हैं किसी भी एक अल्टरनेटर की, सिंगल फेज अल्टरनेटर की, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे में लिखा हुआ, सिंगल फेज अल्टरनेटर हैज ऑल द आर्मेचर कंडक्टर कंडक्टेड इन सीरीज। मतलब यहाँ पे जो अपना फील्ड वाइंडिंग और या आर्मेचर जो अपन यूज कर रहे हैं उसको अपन सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली इसका डायग्राम जो है वो इस तरीके से भी अपन दिखा रहे हैं। मतलब सिंपल अपन ही इसको क्या कर रहे हैं, एक तरीके की, जैसे अपन ने जब अपन ने एसी को जनरेट किया था तो अपन ने क्या किया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एसी को जनरेट करने के लिए क्या करते हैं अपन, या तो अपन मैग्नेटिक फील्ड उसमें किसी एक कॉइल को रोटेट करते हैं अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, या फिर जो चीज अपन यहाँ कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, मैग्नेटिक फील्ड जो आपने यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसको रोटेट कर रहे हैं अक्रॉस दिस। ठीक है ना। तो इसी तरीके से अपन इसका जनरेट भी दिखा रहे हैं यहाँ पे। जिस तरीके से आपका सिंगल फेज अल्टरनेटर है उसी तरीके से आपका 3 फेज भी, क्योंकि क्या है ना, जो भी आपकी 3 फेज सप्लाई है या फिर 3 फेज बाइंडिंग होगी, उसका टोटल जो वैल्यू जो मिलेगी दैट इज इट इज ऑफ 360 डिग्री।
तो 360 डिग्री का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी ए से बी या बी से बी या सी से ए, इसका एंगल जो रहेगा वो आपका 120 120 120, इन दोनों के बीच आपका 120 डिग्री का ही एंगल डिफरेंस रहेगा, और इसी का अपन इसका है। ठीक है, सिमिलरली जो आपका स्टेटर का कनेक्शन है उसको दो तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग, अपन इसको स्टेटर कनेक्टेड भी कर सकते हैं, ए वाइंडिंग, बी वाइंडिंग, सी वाइंडिंग, या फिर आर वाई बी, तीन वाइंडिंग ये हो गई। सिमिलरली जो आपका ये थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड ये जो आ रहा है वो आपका ए वाइंडिंग, बी वाइंडिंग, सी वाइंडिंग, तीन वाइंडिंग इस तरीके से हो गई। ठीक है ना, तो ये अल्टरनेटर का ऑपरेशन है आपका, है ना। तो इसमें अपन को सिर्फ इसके ऑपरेशन किस तरीके से याद हो रहा है, किस तरीके से इसका काम हो रहा है, मतलब किस तरीके से वर्किंग प्रिंसिपल है, वो चीज अपन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसके आपका एक वन वीडियो इज ऑल्सो देयर, वो भी मैं आप लोगों से इसमें शेयर कर दूंगा इसमें आप लोगों को, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि उसमें क्या चीज अपन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर अपन एसी जनरेटर का भी बात करें, ठीक है ना, तो एसी जनरेटर ये हो गया। AC generator. Do you know that most of our electrical energy comes with the spinning of rotors in the AC generator at power stations like nuclear power stations, thermal power stations, and hydroelectric power stations, and so on? What is an AC generator? An AC generator is a device which converts mechanical energy into electrical energy. AC generator was originally designed by Nikola Tesla. ठीक है, मतलब जनरेटर में क्या कह रहे हैं अपन, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद इसका जो दिखा रहे हैं इसमें एक एरिया, the working of an AC generator is based on electromagnetic induction. That is, whenever the flux passes through a circuit changes, an EMF is induced in and a current begins to flow. The direction of induced EMF is given by Fleming's right-hand rule or Lenz's law. Stretch the forefinger, the middle finger, and the thumb of the right hand, such that they are mutually perpendicular to each other. If forefinger indicates the direction of the magnetic field, thumb indicates the direction of motion of the conductor, then the middle finger indicates the direction of the induced current in the conductor. Induced current is such as to oppose the very force producing it. Such as to Lenz's law. ये लेंज लॉ का है आपका, components of an AC generator. An AC generator consists of a magnet with concave cylindrical poles, an armature, and a current collection arrangement. The current collection arrangement consists of slip rings and brushes. देखिए ये पूरा अरेंजमेंट किसका हो गया, आपका एसी जनरेटर का हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक पोल भी दिखा दिए हैं, आर्मेचर भी दिखा दिया है, ब्रश भी है, स्लिप रिंग भी है, ये पूरा इसमें आ रहा है। कैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर रहे हैं, जनरेट कर रहा है, जैसे ये मीटर जो है ये दिखा रहा है कि आपको कितनी इसमें जनरेट होके कितना करंट मिल रहा है, कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो वो अपन इसमें वोल्ट मीटर से इसमें इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है,
Later, method is in contact with the rotating slip ring, so galvanometer. Observe that the brushes do not rotate with the coil. Working. As the armature rotates about an axis perpendicular to the magnetic field, it keeps on changing its relative orientation with respect to the field. Thus, the flux keeps वो मैथमेटिक्स में वो इनको बताओ, जैतल जी को बताओ, on changing continuously with अप्लाइड साइंस वाले ही पढ़ाते हैं। time to experience. तो ये अपन ने क्या किया है, इसमें इसी की वैल्यू अपन दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जनरेशन वोल्टेज का वेव फॉर्म आ रहा है जनरेशन। Play around with the frequency and the direction. Observe the deflection of the galvanic medium and the change in the nature of the ground. This will help you understand the workings of the AC generator. Assessment. Here is an exercise to assess your comprehension. ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें इंडक्शन मोटर का भी है आपका। तो इसमें आपका कैसे आप एक इंडक्शन मोटर को या सिंक्रोनस जो कंपेयर कर रहे हैं, वैसे इस डायग्राम से भी दिखाया गया है ये आपका। ठीक है, और ऐसे आपका एक डीसी मोटर का भी है। कैसे आपका डीसी मोटर काम कर रहा है। In this video, we will logically understand the operation and construction of a commercial DC motor. Let's first start with the simplest DC motor possible. It looks like this. The stator provides a constant magnetic field, and the armature, which is the rotating part, is a simple coil. The armature is connected to a DC power source through a pair of commutator rings. When the current flows through the coil, an electromagnetic force is induced on it according to the Lorentz law, so the coil will start to rotate. You will notice that as the coil rotates, the commutator rings connect with the power source of opposite polarity. As a result, on the left side of the coil, the electricity will always flow away, and on the right side, electricity will always flow toward. This ensures that the torque action is also in the same direction throughout the motion, so the coil will continue rotating. But if you observe the torque action on the coil closely, you will notice that when the coil is nearly perpendicular to the magnetic flux, the torque action nears zero. As a result, there will be irregular motion of the rotor if you run such a DC motor. Here is the trick to overcoming this problem. Add one more loop to the rotor with a separate commutator pair for it. In this arrangement, when the first loop is in the vertical position, the second loop will be connected to the power source. So a motive force is always present in the system. Moreover, the more such loops, the smoother will be the motor rotation. In a practical motor, the armature loops are fitted inside blocks of highly permeable steel layers. This will enhance magnetic flux interaction. Spring-loaded commutator brushes help to maintain contact with the power source. A permanent magnet stator pole is used only for very small DC motors. Most often, an electromagnet is used. The field coil of the electromagnet is powered from the same DC source. The field coils can be connected to the rotor windings in two different ways: parallel or series. The result is two different kinds of DC motor construction: a shunt and a series motor. The series wound motor has good starting force, but its speed drops drastically with the load.
shunt motor has a low starting force, but it is able to run almost at a constant speed, irrespective of the load acting on the motor. Unlike the other electrical machines, DC motors exhibit a unique characteristic: the production of back EMF. A rotating loop in magnetic field will produce an EMF according to the principle of electromagnetic induction. The case of rotating armature loops is also the same. An internal EMF will be induced that opposes the applied input voltage. The back EMF reduces armature current by a large amount. Back EMF is proportional to the speed of the rotor. At the starting of the motor, back EMF is too low, thus the armature current becomes too high, leading to the burnout of the rotor. Thus, a proper starting mechanism that controls the applied input voltage is necessary in large DC motors. One of the interesting variations of the DC motor is a universal motor, which is capable to run under both AC and DC power sources. To know more about it, please check the next video. Thank you. ठीक है, तो ये वीडियो किसका था? आपका प्रिंसिपल है, उसमें बताया गया है कि कैसा आपका डीसी वर्क करता है, और ऐसे आपका इसका कंस्ट्रक्शन भी है, इसमें कैसे अलग अलग इसमें स्टेटर और रोटर जैसे बनाया हुआ है, इसका डायग्राम बनाया गया है। ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गई इसमें, ठीक है। ये पूरा टोप डायग्राम हो गया इसका। In case of DC motors, brushes supply current to the commutator. The brushes are rectangular in shape and rest on the commutator. These are only a basic idea of construction of rotating DC machine. Thank you. ठीक है, तो ये जो था ये इसका एक्सप्लेनेशन था, किसका? डीसी मशीन का और एसी मशीन का। क्लियर? ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लो आप, है ना। और जहां तक मिड सेम 3 का है, तो जिन लोगों का फर्स्ट मिड सेम या थर्ड मिड सेम किसी वैलिड रीजन की वजह से छूटा है या फिर जो नहीं दे पाए हो, तो वो ही उसके लिए एलिजिबल रहेंगे आपके मिड सेमेस्टर एग्जाम के लिए, थर्ड मिड सेम के लिए। और प्रैक्टिकल डेट आपको मिली गई है, सीएस का आपका 1 तारीख को है और आईटी का 2 तारीख को, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा अच्छे से आप रेडी रहना। ओके, गुड डे टू ऑल। हाँ मयंक, पूछो, क्या पूछ रहे हो बेटा? मयंक, अटेंडेंस मैं मूडल पे अभी ओपन कर दूंगा, ठीक है।